यस स्टूडेंट, क्लास 10th में जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स में के पेपर में आपको पता है कि पेपर 80 मार्क्स का आएगा और उसमें से 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब फिलअप भी हो सकते हैं उसमें, और साथ में वन वर्ड के भी होंगे, और मल्टीपल चॉइस आपको ABCD वाले 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। और वो 30 मार्क्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगते हैं जिनको मैथमेटिक्स में, वो बच्चे आराम से इजीली ये मार्क्स ले सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 72, 72 और 83 का आपको HCF निकालना है। तो इसमें बेसिकली आपको ये देखना है कि यहाँ दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। आप जानते हो 72 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, और 83 है वो संख्या अभाज्य है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम और कंपोजिट, या ये समझो कि भाज्य और अभाज्य में हमेशा HCF जो है कॉमन है, हमेशा 1 होता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इसमें हाँ, अगर दोनों संख्या हमारी भाज्य होती तो हम देखना पड़ता है कॉमन फैक्टर कौन सा है, बट यहाँ पर डायरेक्ट रूल लगाना है आपको। ये हमारे पास ये संख्या भाज्य और अभाज्य है, तो कॉमन ऑलवेज 1 होता है। और जिससे बहुपद दे रखा है, इसमें शून्य कितने हो सकते हैं, तो हम शून्य को निकालने भी एग्जाम में आ सकते हैं, बट आप सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इस x² - 1 को हम 0 लिखेंगे, x² बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो √1 प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पे +1 और -1 दो हमारे पास x की वैल्यू जाती है, तो इसके कितने शून्य हैं हमारे पास, 2 शून्य हैं। ये आपको AP है, AP का मतलब जानते हो जहाँ पर डिफरेंस सेम होता है। और यहाँ पर कॉन्जुगेटिव टर्म आपको दे रखे हैं, दूसरे में से पहला पद घटाना है आपको, या तीसरे में से दूसरा पद घटाना है, उल्टा नहीं करना है। सेकंड पद, जैसे अगर आपको कभी सार्वंतर निकालना हो, D निकालना हो, तो सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। नेक्स्ट में से आपको पहले वाला टर्म माइनस करना है। जैसे यहाँ देखिए -17 है, और इसमें से माइनस करेंगे हम -25, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, +8 होगा, -8 नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसमें से माइनस कर देते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करना है, तो +8 आपका सार्वंत्र हो जाएगा। ये संख्या परिमेय है, परिमेय सिंपल बच्चे ये समझते हैं कि जो संख्या रूट में नहीं होती वो परिमेय है, और इस संख्या रूट में रह जाए वो अपरिमेय है। बेसिकली ये रूल आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हो कि इसका वर्ग हम सोल्व करेंगे, इसको 2 बार लिखना है आपको, 2√5 गुणा 2√5। तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 4 5 20। तो देखिए 20 जो आपका है वो एक परिमेय संख्या है, या आप ये कह सकते हो कि जब भी कभी वर्ग दिया हो, अंदर कोई भी टर्म कैसा भी टर्म हो, आपकी संख्या वो परिमेय बन जाती है। क्योंकि अंदर टर्म रूट्स में होंगे, तो रूट का स्क्वायर हमेशा रूट को कैंसिल कर देता है। तो वैसे भी कह सकते हैं किसी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है कि परिमेय राशि होती है, आप इसको परिमेय मान के चलोगे। और इस प्रश्न में आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, आपको मैंने रिलेशन बताए थे लंब और आधार में, कर्ण में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में। तो यहाँ पर आपको पता है कि लंब और आधार का क्या रिलेशन होता है। लंब और ये हमारा लंब का मतलब समझते हो आप, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, 90 के सामने की भुजा हाइपोकर्ण होती है, और थर्ड साइड आपकी है वो आधार रह जाएगी, बेस रह जाएगी। तो यहाँ लंब बटे आधार मतलब x बटा, ये लिखोगे आप x, और बटा में यहाँ x√3। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता है कौन सा कोण बनता है, tan थीटा बनता है। इससे लंब और आधार का अनुपात जो है वो क्या बनाता है, tan थीटा बनाता है। x कट जाएगा आपका। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर 1/√3 मान tan में किसका होता है, तो टेबल आपने प्रिपेयर कर रखी है। थीटा का मान हम जानते हैं कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है आपका मान। ऐसे ही देखिए यहाँ 2 टेंजेंट आपको दे रखी है, 2 स्पर्श रेखा दे रखी है, ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। यहाँ पे कोण आपसे थीटा पूछा गया है, तो आपको पता है कि ये त्रिज्या है और ये टेंजेंट है, तो कोण यहाँ कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, और ये कोण भी आपका 90 का ही बनेगा। और अब जब देखो आप OACB एक बन गया, चतुर्भुज बन गया हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिससे चारों एंगल का सम हमें पता है कि 360 होता है। तो हम सिंपल सा रूल है कि हम 120 को 90 को 90 को इनको प्लस करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, तो कौन सा एंगल आएगा आपको 120, डायरेक्ट प्लस कर लो, बोल दीजिए ये तो 90 एंड 90 180, 180 एंड 120 300,
रिमेनिंग एंगल इज 60 डिग्री। यस, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से इसके बाद 7 क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दे रखी है। ये आपको पता है कि हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका हल पूछा गया है तो हम बहुत सारे मेथड जानते हैं, एलिमिनेशन से करेंगे और बहुत सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास में है, विलोपन विधि जिसको हिंदी में कहते हो आप। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इसके आंसर चेक कीजिए कि जैसे यहाँ x और y दोनों मिलके इसको 2 बना रहे हैं, यहाँ पर अपने 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, 1 और आधा तो 2 तो नहीं होते। ऐसे यहाँ पर ये मान देखें 0 और 4, यहाँ 0 रखें यहाँ 4 रखें तो 4 2 8 हो जाएगा, ये भी 3 नहीं आएगा। आपको इसमें सी आंसर देखना है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो। 1 और 2 जो मान आपका है ये वाला मान, अगर आप इस मान को यहाँ रखते हो x की जगह 1 और y की जगह 2, तो 2 कट जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे। यहाँ लिखो x का मान 1 लिखो 1 हो जाएगा, y का मान 2 लिखो 2 2 4 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे 4 तो -3 बचेंगे। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसका कहने का मतलब इसमें आप चाहो तो विधि से मेथड से करके पता कर लो, चाहे डायरेक्ट क्या है कि आप इसमें मान रख करके जो मान दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद में क्या है कि जैसे आपको मध्य बिंदु का बताया होगा क्लास में, मध्य बिंदु कैसे निकालना है। तो मध्य बिंदु के अंदर x के दोनों मान को जोड़ना है और उसका आधा करना है। तो यहाँ पर 7 और 4 11 नहीं हो जाएंगे जोड़ने पर, ये माइनस का 7 है 4 है तो माइनस के 3 ही होंगे। तो -3/2 कहाँ है, देखो यहाँ भी और यहाँ भी, ये 2 जगह आ रहा है। दूसरे से चेक करो, यहाँ पर देखिए 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा। तो -3/2 है, ये प्लस है, दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे, -3/2 आ जाएगा। यहाँ पे 11 में से 5 6 को आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर राइट हो गया इसमें बी वाला। इसमें माध्यक पूछा है तो माध्यक हम जानते हैं कि मोस्टली जो बीच में डाटा होता है उसको माध्यक बोलते हैं। तो कई बच्चे सोचते हैं 3 वैल्यू यहाँ है 3 वैल्यू यहाँ, एक इसका माध्यक हो गया। ऐसी गलती मत करना। इस सवाल में पहले आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे पहले इसमें क्या आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 2 बार आएगा, उसके बाद में कितना आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अब देखिए आप इसमें 1 2 3 3, ये बीच में कौन सा पद है आपका 4 है। माध्यक का मतलब जो मिडिल में आपके पास में जो पद दिया हुआ है वो आपका माध्यक होगा। और इसका पहला ये ध्यान रखना कि पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देट आफ्टर देखिए मिड में क्या है 4 है, इसका 4 आंसर आपका हो गया। यहाँ पे आपने पढ़ा है कि ई मतलब कोई इवेंट है, कोई घटना है, पी प्रायिकता है। इस घटना की प्रायिकता अगर आपको ये दे रखी है तो घटना के नहीं होने की निकालनी है। आपको पता है कि किसी इवेंट का होना या नहीं होने का जोड़ हमेशा 1 होता है। तो आपको जब भी किसी की प्रायिकता दे रखी हो और उसके नहीं होने की निकालनी हो तो आपको 1 में से घटाना है। कई बच्चों को घटाना भी नहीं आता, 1 में से घटाना कैसे घटाएं, ये तो पॉइंट में वो पॉइंट में नहीं है। तो वेरी इजी, दूसरे पॉइंट वहां पॉइंट आगे लगा लीजिए, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए आप। ये संख्या लिखिए, अभी पॉइंट यहीं रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, 0 1 1, यहाँ पे 0 0 कुछ नहीं लगा दीजिए। अब घटाइए इसमें से, तो हमारा घटाने पे जो आंसर आएगा आपको पता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका 9 रह जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर इसका है वो कौन सा है। इसके अंदर आपको निकालना क्या है, इसमें देखिए पी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, 0.11 आपको दे रखा है और इसमें देखना है कि कौन सा आंसर राइट होगा हमारा। तो इसमें ये आंसर राइट है, यहाँ पे 9 है। तो कहने का मतलब ये है कि 0.011 जो हमारा ई है, कोई इवेंट है, उसकी प्रायिकता को निकालना है, उसको 1 में से घटाना है। घटाने का मतलब है कि समस्या वही आती है हमारे सामने कि 1 में से कैसे घटाएं, 1 में पॉइंट तो नहीं है जबकि यहाँ तो पॉइंट है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 लगाएंगे तो आगे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या है कि हमारा डिफरेंस जो आएगा वो 989 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा इसमें 989 वाला। इसके बाद देखिए इसमें आपने थ्योरम पढ़ी होगी, बीपीटी थ्योरम पढ़ी है आपने, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कि जब 2 रेखाएं समानांतर होती है त्रिभुज में तो बाकी 2 साइड का रेशियो समान होता है, अनुपात समान होता है। तो 0.4 के बटा में क्या लिखोगे आप 16 लिखोगे, यहाँ 5 के बटा में क्या लिखोगे x लिखोगे। थ्योरम कौन सी है, बीपीटी थ्योरम है ये। तो यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे 0 लग जाएगा, 4 से काटेंगे 40 आ जाएगा, 1/40। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बीपीटी पे क्वेश्चन आता है
कि जब दो भुजाएं समानांतर है तो उनके रिमेनिंग दो साइड्स है उनका भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है, उसी अनुपात का हमने यूज किया है। 12वां सवाल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, फॉर्मूला पता है क्षेत्रफल का हमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर आपको 154 दे रखा है और आर का मान आपको निकालना है। तो पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, आर स्क्वायर यहीं रखेंगे, पाई के मान को उधर लेके जाएंगे तो 7 गुना में जाएगा और 22 इसके बटा में जाएगा, 22 से 54 घट जाएंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 7 आ जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो तरीका हमारा यही है कि हम एरिया ऑफ सर्कल बराबर 154 लिखेंगे और पाई का मान इसके बटा में जाएगा तो आर का मान हमारे पास आ जाएगा। ये देखो माध्य आपको 6 दे रखा है और x का मान निकालना है, तो ये भी है कि सबको हम जोड़ें, समीकरण बनाएं, x का मान निकालने बेटर है, सीधा चेक कर लो आप 6 आना चाहिए। माध्य 6 कैसे आता है, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 संख्याएं हैं, पांचों को जोड़ेंगे 5 से भाग करेंगे तो माध्य आएगा। अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं हम, देखो 4 5 9 8 17 5 22, 22 और 4 26 हो जाएगा, 26 को 5 से भाग करेंगे 6 नहीं आएगा। आपको देखना है कि x का मान क्या लिखें कि जोड़ने और 5 से भाग करने पर 6 आ जाए। जैसे आपने 8 देखा, 4 5 9 9 8 17 और 5 22, 22 में 8 जोड़ देंगे 30 हो जाएंगे और कितनी संख्या है 5 है, 5 से भाग करेंगे तो 6 आ रहा है हमारे पास। मतलब आपको x से क्या लिखना है 8 लिखना है, क्योंकि 8 लिखने से सभी को जोड़ने पर माध्य का मतलब 5 से भाग करने पर आपका उत्तर 6 आना चाहिए। 6 आपको माध्य दिया हुआ है, यहाँ पर x को से एडजस्ट करना है तो सीधा हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि इसमें आप सबको प्लस करो, 5 से डिवाइड करो, बराबर 6 लिखो, इससे समीकरण बनाओ, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप इसमें चेक कर लो, इसमें जोड़ करके देख लो कि जोड़ने पर और 5 से भाग करने पर 6 आता है, दैट मीन आपका आंसर वो राइट है। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का हमने फॉर्मूला बताया है, हमारी समीकरण होती है ax² + bx + c = 0 और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। b यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का मान तो है ही नहीं, 0 है। जब x का मान 0 आपका है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मान क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मतलब -b/a है और b यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है और x का गुणांक यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ गुणांक x² का है, अचर पद है, लेकिन x का गुणांक नहीं है यहाँ पर, तो x का गुणा करिए तो वो 0 माना जाएगा, 0 माना जाएगा, इसका रिजल्ट भी आपका 0 आ जाएगा। एक ही देखो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग में भी होती है, तो क्या है कह सकते हो कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। देखो दोनों में भुजाएं कॉमन ये है कि चारों भुजाएं समान होती है। इसमें आपको पता है कि वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, समचतुर्भुज में कोण 90 के तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं विकर्ण। तो कुल मिला के बात है कि समचतुर्भुज के सारे गुण वर्ग में होते हैं, तो वर्ग को एक समचतुर्भुज आप कह सकते हो, लेकिन उल्टा नहीं चलेगा कि आप इसको वर्ग कह दो, क्योंकि वर्ग में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है जो समचतुर्भुज में नहीं है। तो कहने का मतलब समचतुर्भुज के गुण सारे के सारे वर्ग में मिलेंगे आपको, तो वर्ग को आप समचतुर्भुज कह सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए परीक्षा में समचतुर्भुज एक वर्ग है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे सभी कोण 90 के होते हैं, वो समचतुर्भुज में नहीं होते। तो ये आपका सत्य है कि वर्ग को आप एक समचतुर्भुज कह सकते हो, लेकिन समचतुर्भुज को एक आप वर्ग नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसके बाद बताएं।